हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। तो हम बात करेंगे आज हिंदी साहित्य के इतिहास की। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के हम आज टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे, जिसका ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम 50 क्वेश्चन देखेंगे और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि किस एग्जाम में पूछे आएंगे, ये सभी प्रकार के एग्जाम में आएंगे जिसमें हिंदी पूछी जाती है। खास करके अगर लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। और देखिए, वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। टोटल हम आज लगभग 50 क्वेश्चन देखेंगे और 50 क्वेश्चन दूसरे पार्ट में देखेंगे, तो टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये पहला पार्ट है, ठीक है। तो पहला पार्ट का देखिए, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के आधुनिक आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया है? तो किसने किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका, आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहपाद को, ठीक है। सरहपाद को प्रथम कवि माना जाता है हिंदी का, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो सरहपाद है। अगर आप बता दें कि हिंदी का आदि कवि किसे कहते हैं, तो आदि कवि किसे कहते हैं वो आपको बताना होगा कि हिंदी का आदि कवि किसे कहते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? तो बीसल देव रासो कौन किसने लिखा? तो नरपत नाल है, ठीक है। अगला है, पौमचर्यु किसकी रचना है? तो पौमचर्यु किसकी रचना है? स्वयंभू, ठीक, स्वयंभू के। और स्वयंभू को और क्या बोलते हैं? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? अपभ्रंश। अपभ्रंश क्या है? अपभ्रंश का वाल्मीकि। क्वेश्चन आएगा कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहते हैं? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन थे? तो कौन थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में जानते होंगे, ये मुकरियों के, ठीक, खड़ी बोली के इन्हें जनक भी कहा था, खड़ी बोली का जनक भी कहा था इनको। और इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। ये लगभग 8 राजाओं के यहाँ क्या थे? ये दरबारी थे, ठीक। इन्होंने 8 राजाओं का शासनकाल अपने समय में देखा था, ठीक। तो याद रखेंगे। और इन्हें क्या बोलते थे? हिंदुस्तान का तोता या फिर तोताए हिंद कहा जाता था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? एटा में, ठीक। इनका कासगंज जो कि अब अलग हो गया है, कासगंज हो गया है, ठीक। एटा या कासगंज में इनका जन्म हुआ था। और ये क्वेश्चन आपके यूपी में भी पूछा गया था कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखेंगे, इनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। इन्हें खड़ी बोली का जनक भी कहते हैं, तोताए हिंद कहते हैं, ठीक। हिंदुस्तान का तोता भी कहा था, ठीक। चलिए अगला, किस कवि को मैथिल कोकिल कहा था? तो किसको कहा था? विद्यापति। इनको जयदेव भी कहते हैं, ठीक, जयदेव भी कहा जाता है। देखिए, विद्यापति ने क्यों कहते हैं मैथिल कोकिल को? इन्होंने मैथिली भाषा में बहुत अच्छी रचना लिखी है, ठीक। और इन्होंने पहली गीत लिखी अपनी कीर्तिलता, ठीक, कीर्तिलता इनकी पहली गीत। अगर पूछे कि हिंदी में पहले गीतकार कौन है तो कौन हो जाएंगे? विद्यापति ही हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे। अगला है, सरहपाद का सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो कौन सी है? दोहा कोश, ठीक। याद रखेंगे, दोहा कोश क्या है? सरहपाद की सर्व प्रसिद्ध रचना है, ठीक। सर्वप्रथम सबसे प्रसिद्ध रचना है। और सरहपाद को क्या बोला जाता है? हिंदी के प्रथम कवि भी बोला जाता है, ठीक। तो याद रखेंगे। अगला है, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? भक्ति काल, क्योंकि इसी काल में सबसे अच्छे कवि हुए, ठीक। कोई भी इसमें भक्ति के बारे में, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति और निर्गुण शाखा के, सगुण शाखा के सारे कवि यहाँ पे मौजूद थे, ठीक। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन देखते हैं, चंदायन के रचनाकार कौन है? तो मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है। अगला देखते हैं, दादू भक्त काल के किस धारा के कवि थे? तो निर्गुण, ठीक है। किस धारा के थे? निर्गुण और सगुण, 2 धाराएं थी। तो निर्गुण कौन थे? दादू, ठीक। अगला, कवितावली के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास जी। कवितावली के रचयिता कौन है? तुलसीदास। इन्होंने ही रामचरितमानस मानस की भी रचना की थी, ठीक। अगला, भ्रमर गीत के रचनाकार कौन है? तो भ्रमर गीत, सूरसागर, साहित्य लहरी, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो आपको पता होगा किसकी है? तो सूरदास जी की, ठीक है। तो हमारा 12 का सूरदास हो जाएगा। अगला देखते हैं, तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की? तो रामचरितमानस की रचना की। इन्होंने किस भाषा में? अवधी भाषा में। किसमें की? अवधी भाषा में। और एक चीज़ और बता दें कि इस भाषा, जो ये रामचरितमानस है, इसमें टोटल कितने कांड थे? तो 7 कांड थे, 7 कांड थे। और इस यहाँ से क्वेश्चन बने भी हैं कि कौन सा कांड सबसे बड़ा होता, कौन सा कांड सबसे छोटा होता। तो हम सभी कांडों के बारे में देख लेते हैं। पहला बाल कांड, ठीक। देखिए, पहला क्या है? बाल कांड है। दूसरा अयोध्या कांड। दूसरा क्या है? अयोध्या कांड, अयोध्या कांड। तीसरा हो जाएगा आपका अरण्य कांड। कौन सा? अरण्य कांड। चौथा हो जाएगा किष्किंधा कांड। कौन सा? किष्किंधा कांड। याद रखेंगे, एक एक कांड आप लोग लिख लेंगे उसमें, ठीक है। फिर 5वां क्या है? सुंदर कांड।
सुंदरकांड हो जाएगा पांचवा। छठा क्या है, लंका कांड, छठा क्या हो जाएगा आपका लंका कांड। और सातवां क्या हो जाएगा, उत्तरकांड। ठीक, सातवां कौन सा है, उत्तरकांड। तो याद रखेंगे ये 7 कांड हो गए एक क्रम से, कभी बार क्रम लगाने बोल देते हैं। और अगर बात करें सबसे बड़ा कांड कौन सा है और सबसे छोटा कांड कौन सा है, तो सबसे बड़ा कांड कौन हो जाएगा, देखिए बड़ा बा से बाल कांड, तो सबसे बड़ा कौन सा है, बाल कांड। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, किष्किंधा कांड, किष्किंधा। ठीक, किष्किंधा पर्वत आपने सुना होगा जहाँ पे सुग्रीव ठीक बाली से मुलाकात होती है, तो किष्किंधा पर्वत। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, किष्किंधा। और सबसे बड़ा बाल, ठीक, बाल सबसे बड़ा है, बाल कांड सबसे बड़ा। सबसे छोटा कांड कौन सा, किष्किंधा कांड। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं कि शुद्धाद्वैतवाद का संबंध हिंदी साहित्य किस धारा से है, तो किससे था, कृष्ण भक्ति शाखा से। किसके, बल्लभाचार्य जिसके प्रमुख थे। ठीक है, अगला राम भक्ति काव्य पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा, तो विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को किस मध्ययुगीन कवित्री ने चुनौती दी थी। ठीक, तो पहले चीज तो आप कवित्री लिखना देख लेंगे कि इस तरह से कवित्री लिखा था सही, क्योंकि शुद्धवर्धनी कवित्री का पूछा था। तो किसने दिया था, मीरा। मीरा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को किस नाम से दी, मतलब किस उत्तर मध्य जो काल है वो किसको नाम दिया, तो रीत काल को उन्होंने उत्तर मध्य काल कहा। किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, याद रखेंगे। अगला है, रीत काल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में। चलिए हम बताते हैं कौन कौन से 3 भाग हैं। पहला है रीतिबद्ध काल, कौन सा है, रीतिबद्ध काल। ठीक है, रीतबद्ध काल। दूसरा है रीत सिद्ध काल, और फिर तीसरा है रीत मुक्त काल ना, रीति सिद्ध काल, और तीसरा है रीत मुक्त काल। ठीक, तो रीत मुक्त काल। तो याद रखेंगे, देखिए रीतबद्ध काल में कौन कौन से थे, तो केशवदास भिखारीदास, केशवदास इसके मेन थे। कौन थे, केशवदास इसके मेन थे, केशवदास भिखारीदास आप लोग लिख लेंगे रीतबद्ध में। और रीत सिद्ध में कौन से थे, तो बिहारी, मेन कौन थे, बिहारी थे। ठीक, मेन बिहारी से बिहारी हो गए, सेनापति हो गए, दुजदेव और ब्रंद थे। ठीक, पूछा था कि ब्रंद किससे संबंधित है, तो रीत सिद्ध से। ठीक, अगला रीत मुक्त काल था, रीत मुक्त काल। इसमें रसखान, घनानंद, आलम और बोधा थे। ठीक है, रसखान, घनानंद, आलम और बोधा थे। ठीक, तो याद रखेंगे 3 भागों में बांटा गया था इसे, और तीनों बारे हमने बता दिया। चलिए अगला है कि रीत सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन थे, हमने बताया बिहारी। अब बिहारी की एक रचना थी बिहारी सतसई। ठीक, बिहारी सतसई। ठीक, उसी से ये प्रसिद्ध हो गए थे, इन्होंने गागर में सागर भरने का प्रयास किया था। अगला 20वां क्वेश्चन है, रीत काल के किस कवि ने वीर रस प्रधान रचनाएं लिखी, तो किसने लिखी थी, भूषण ने। भूषण ने किसके, उसमें देखिए भूषण बहुत अच्छे कवि थे। ठीक, इन्होंने बहुत अच्छी रचनाएं लिखी हैं, जैसे कि आप जान सकते हैं इनके बारे में। इनका जन्म कहाँ, कानपुर में हुआ था। ठीक, कानपुर में, ठीक, कानपुर में हुआ था। और इनकी रचनाएं बहुत बार पूछी गई, शिवराज भूषण, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। एक एक रचना आप लोग लिख लेंगे, क्योंकि ये रचनाएं अक्सर पूछी जाती हैं। ये शिवा जी से बहुत ही लगाव रखते थे। ठीक, उनके बारे में ये लिखा करते थे। चलिए अगला, घनानंद किस काव्य धारा के कवि थे, तो रीत मुक्त। हमने आगे बता दिया है कि घनानंद किससे संबंधित थे, रीत मुक्त से। ठीक, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, 22वां नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो प्री प्रवास है। किसके द्वारा लिखा गया, देखिए अगर क्वेश्चन आता है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो प्री प्रवास हो जाएगा। और किसके द्वारा लिखा गया, तो अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय द्वारा। किसके द्वारा, अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय द्वारा। ठीक, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, साकेत के रचनाकार का नाम। साकेत किसने लिखा, तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा। ठीक, मैथिली शरण गुप्त ने साकेत रचना लिखी थी। ठीक, और इनको क्या बोलते थे, प्रथम राष्ट्र कवि। प्रथम राष्ट्र कवि इनका उपनेम था, किसका, मैथिली शरण गुप्त को हम प्रथम राष्ट्र कवि के नाम से जानते थे। ठीक, तो याद कर लेंगे प्रथम राष्ट्र कवि कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक, अगला है पुष्प की अभिलाषा, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊँ, आपने सुना होगा। ठीक, तो उस कविता के कवि कौन है, रचनाकार कौन है, माखन लाल चतुर्वेदी। कौन है, माखन लाल चतुर्वेदी। और इन्हें कहते क्या है, माखन लाल चतुर्वेदी क्या कहते हैं, एक भारतीय आत्मा। क्या बोलते हैं, इनका नाम क्या है, एक भारतीय आत्मा। ठीक, एक भारतीय आत्मा के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक, किसको, माखन लाल चतुर्वेदी को। ठीक, चलिए अगला देखते हैं कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा, तो किसने कहा, डॉक्टर नागेंद्र ने। अगला है कामायनी किसकी है, कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। ठीक, कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई, तो शैव दर्शन के। ठीक, याद रखें किसकी, शैव दर्शन के। ठीक, अगला है सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है, तो किसकी है, निराला जी की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के निराला की किस रचना को अस्वीकार कर दिया था? किसकी कौन सी रचना थी? जूही की कली। ठीक, जूही की कली क्या थी? एक ऐसी रचना थी जिसमें छंद का प्रयोग नहीं किया गया था ना। इसमें क्या होगा, छंद का प्रयोग यहाँ से नहीं किया गया था, इसमें छंद का प्रयोग नहीं किया गया था जूही कली में। ठीक, किसकी है? निराला जी की है। ठीक, सरस्वती पत्रिका की बात करते हैं तो इसका प्रकाशन कब हुआ था? जनवरी 1900 में। कब हुआ था? जनवरी 1900 में, याद कर लेंगे। उस समय सबसे पहले इसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने चलाया, संपादन किया। उसके बाद श्याम सुंदर दास जी आए, फिर उसके बाद पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी आए, फिर देवी दत्त शुक्ल जी आए, फिर श्रीनाथ सिंह आए, फिर श्री नारायण चतुर्वेदी ने इसका संपादन किया। मतलब इसके संपादन में कई लोगों का योगदान था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर। 29 नंबर देखते हैं, आधुनिक काल की मीरा किसे कहते हैं? तो महादेवी वर्मा को, इनको यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है, तो याद रखेंगे इनकी रचना कौन सी? यामा, जिसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगला रसवंती रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। मधुशाला, मधुकलश, ठीक, कौन है इसके? तो हरिवंश राय बच्चन, हालावादी कवि इनको कहा जाता है। ठीक, हरिवंश राय बच्चन जी। अगला प्रकृत का सुकुमार किसे कहते हैं? तो सुमित्र नंदन पंत को प्रकृत का सुकुमार कहा जाता है। अगला चांद का मुंह टेढ़ा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह किसकी है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है। अगला है अंधेरे में, कविता का रचनाकार कौन है? तो मुक्तिबोध ही है। ठीक, अंधेरे में किसकी रचना है? तो मुक्तिबोध की है। चलिए अगला है आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह किस कवि की है? तो अज्ञेय जी की है ना, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायज्ञ की है आंगन के पार द्वार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर। संसद से सड़क तक किसकी रचना है? तो धूमिल पांडे की। ठीक है, धूमिल, सुदामा पांडे, धूमिल। ठीक, इनका जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था, सुन लेंगे, वाराणसी में। और इनकी और भी रचना कुछ इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में बता दें। तो संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे, ये किसकी रचना है? सुदामा पांडे, धूमिल की। ठीक, इसके अलावा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, दूसरी रचना कौन सी है? सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, और क्या है? कल सुनना मुझे, और संसद से सड़क तक, इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक, अगला हिंदी के प्रतिनिधि गजलकार किसे कहा जाता है? तो दुष्यंत कुमार को। ठीक, हिंदी का प्रथम गजलकार है ना, तो दुष्यंत कुमार को। ठीक, अगला सबरी किसकी रचना है? सबरी किसकी कृति है? जगदीश चंद्र गुप्त की, ना, जगदीश गुप्त की। अगला विश्वास बढ़ता ही गया, कविता किसने लिखी? शिवमंगल सिंह सुमन ने। ठीक, विश्वास बढ़ता ही गया किसने लिखी? शिवमंगल सिंह सुमन। ठीक, और मिट्टी की बारात भी इन्हीं ने ही लिखी है। अगला है बादलों को घिरते देखा है, कविता का रचनाकार कौन है? नागार्जुन, याद रखेंगे, नागार्जुन जी ना। अगला चिंतामणि, वेरी इंपॉर्टेंट, चिंतामणि किसकी रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 42, आंगन का पंछी और बंजारा मन, आंगन का पंछी और बंजारा मन, जो ये निबंध के लेखक है कौन है? विद्यानिवास मिश्र। कौन है? विद्यानिवास मिश्र। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसने कहा था, देखिए ये क्वेश्चन आपके वीडियो में पूछा गया, उसने कहा था, ये किसकी रचना है? तो चंदा शर्मा गुलेरी, चंदा शर्मा गुलेरी ने, ठीक है, चंदा शर्मा गुलेरी ने लिखा है, उसने कहा था। ठीक, तो याद रख लेंगे। अगला है मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है? तो प्रेमचंद जी की ना, मुंशी प्रेमचंद की। अगला स्मृत की रेखाएं, स्मृत की रेखाएं किसकी है? तो महादेवी वर्मा जी की। अंधेर नगरी जो नाटक है वो किसकी है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की, बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा भी होगा, अंधेर नगरी, चौपट राजा है ना। अगला है एक और द्रोणाचार्य, नाटक के लेखक कौन है? तो शंकर शेष है ना। चलिए अगला है जल टूटता हुआ उपन्यास किसने लिखा? तो रामदास मिश्र ने लिखा है। अगला है बेतुआ बहती रही उपन्यास की लेखक का नाम क्या है? तो मैत्रेयी पुष्पा जी है ना। कौन है? मैत्रेयी पुष्पा जी। ठीक, अगला है दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो नामवर सिंह की, डॉक्टर नामवर सिंह, ये एक आलोचक कवि थे। ठीक, कौन थे? आलोचक थे। ठीक, इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला है परमाल रासो के कवि का क्या नाम था? परमाल रासो किसने लिखा? चंद्र बरदाई, नलपत नाल या जगनिक या फिर दलपत विजय। तो किसने लिखा? जगनिक ने। ठीक है, और देखिए चंद्र बरदाई ने क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो। ठीक, याद रखेंगे। देखिए 52वां क्वेश्चन है, देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन ज़्यादा हो गए, तो इसमें 54 क्वेश्चन हमने कर लिया, तो इसके बाद हम 55 से अगले उसमें देखेंगे। तो 52वां क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा। किसने कहा? राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा। ठीक, अगला है आचार्य राम शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? तो पृथ्वीराज रासो को। किसके द्वारा लिखी गई? चंद्र बरदाई द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज रासो। ठीक है, इसे पहला महाकाव्य माना। पद्मावती किसके द्वारा लिखी गई? तो पद्मावती किसके द्वारा लिखी गई? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। कीर्ति पताका किसके द्वारा लिखा गया? तो विद्यापति द्वारा, जिन्हें हम मैथिल कोकिल कहते हैं। ठीक है, विद्यापति द्वारा। और प्रिय प्रवास किसके द्वारा लिखा गया? अयोध्या सिंह हरिओ द्वारा, जिसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहते हैं। तो याद रखेंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? तो बच्चन सिंह ने लिखा।
ठीक, तो ये थे आज के 54 क्वेश्चन। इसके बाद हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड जरूर करवा देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।